Good morning students. Today in this video we will study solution of two-dimensional wave equation. To find the solution of the wave equation this using the method of separation of variables. In the last video we have considered the case of one-dimensional wave equation. In this video the case of two-dimensional wave equation is very similar to the case of one dimension. We will use here also the method of separation of variables. The two-dimensional wave equation is this. मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल को यूज करने के लिए यहाँ नोट कीजिए आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल टी और यहाँ पर ये जो आपका सॉल्यूशन फंक्शन है यू एक्स वाई टी तीन वेरिएबल का फंक्शन होगा. तो सेपरेट करने के लिए जैसे वन डायमेंशनल के केस में आपके एक्स और टी वेरिएबल थे तो राइट साइड आपने ये एक्स लिखा था और टी लिखा था. अब ये वाई और आ गया तो आपने इसको और लिख देना है. ठीक है. कैपिटल एस सिर्फ एक्स का फंक्शन है, कैपिटल वाई सिर्फ वाई का फंक्शन है और कैपिटल टी सिर्फ टी का फंक्शन है. अब ये वैल्यूज जो हैं इक्वेशन 2 की हमें इक्वेशन 1 में पुट करनी है. अब देखो ध्यान से बिल्कुल मेथड आपको लगेगा वैसा ही सिमिलर है, सिर्फ एडिशनल एक आपका y वेरिएबल और ऐड हो गया है. फर्स्ट टर्म क्या कहती है u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव. अब जरा देखिए राइट साइड का अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करूं तो y और t तो देखो कांस्टेंट एज इट इज, x का आ गया सेकंड डेरिवेटिव प्लस u का विद रिस्पेक्ट टू जब आपको y डेरिवेटिव निकालना है तो मतलब राइट साइड का जब y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है तो देखो x और t रहे एज इट इज, y का सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 1/c² कांस्टेंट एज इट इज. अब की बार u का करना है विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव तो x और y तो रहेंगे एज इट इज और t का सेकंड डेरिवेटिव. यानी कि आपका रिजल्ट आ गया ये. अब क्या करा है मैंने इस स्टेप में, आपने हर टर्म को x y और t से क्या कर दिया है डिवाइड. अब आप ध्यान से देखिए अगर आप x इंटू वाई इंटू टी को हर टर्म के अपोन में लिख दें, जब मैं इसके अपोन में एक्स वाई टी लिखूंगी तो y और t कैंसिल हो गया, x आ गया. इसके अपोन में एक्स वाई टी लिखूंगी तो x और t कैंसिल हो गए, y आ गया. इसके अपोन में एक्स वाई टी लिखूंगी तो यानी कि ये जो स्टेप है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो राइट साइड पर सिर्फ आपका t वेरिएबल है और लेफ्ट साइड पर x और y वेरिएबल है. अब x y एंड t आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. So equation third can only be true if there are two suitable separation constant minus k square and minus l square resulting in थ्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखो हम क्या मान रहे हैं कि दोनों साइड कांस्टेंट तो होंगी लेकिन उस कांस्टेंट को हमने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि अब जो लेफ्ट साइड का कांस्टेंट होगा वो दो कांस्टेंट का टोटल होगा. एक कांस्टेंट फर्स्ट टर्म से आएगा और एक कांस्टेंट सेकंड टर्म से आएगा. तो मैंने फर्स्ट टर्म को रखा माइनस के स्क्वायर के इक्वल, सेकंड टर्म को रखा माइनस एल स्क्वायर के इक्वल. तो राइट साइड इक्वल आ गई माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के. अब एक पॉइंट आपको यहाँ नोट करना है, इस पॉइंट को हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है लेकिन अब यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट ही नेगेटिव ले लिया. लास्ट वीडियो में जब हमने वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का केस कंसीडर किया था तब आपने स्टडी किया था कि अगर इस कांस्टेंट को हम पॉजिटिव या ज़ीरो लेते हैं तो जो सॉल्यूशन आता है वो आपका गिवन कंडीशंस के साथ कंसिस्टेंट नहीं होता. तो इसलिए अब हम वेव की इक्वेशन जब भी डिस्कस कर रहे हैं चाहे वो वन डायमेंशनल है चाहे वो टू डायमेंशनल है हमेशा इस कांस्टेंट को हम नेगेटिव लेकर चल रहे हैं. ठीक है. और स्क्वायर हम क्यों यूज कर रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव से जब सॉल्व करें तो आपका स्क्वायर रूट का केस ना आए. ठीक है. तो हमने किया वही है कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी. सिंप्लीफिकेशन के लिए जो लेफ्ट साइड का कांस्टेंट है वो दो कांस्टेंट का सम ले लिया, वो है माइनस के स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर. अब आपने क्या करना है, बारी बारी से तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अब आप ध्यान दीजिए तीनों ही इक्वेशन आपकी कॉम्प्लेक्स रूट्स देंगी आपको. फर्स्ट इक्वेशन, तीनों ही इक्वेशन आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. फर्स्ट से प्लस माइनस के आयोटा आएगा, दूसरी से प्लस माइनस एल आयोटा आएगा
और तीसरी से अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का आयोटा। तो देखो तीनों के हमने सॉल्यूशन लिख दिए। ये मेथड आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, तो इसको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जो आपका एक्चुअल UXT है वो तीनों ही सॉल्यूशंस का प्रोडक्ट होगा। और ये मैंने आपको वन डायमेंशनल की जो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की वीडियो थी वहाँ भी डिस्कस किया है कि इनको हमने आयोटा एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए हम इजीली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपना फर्दर सॉल्यूशन निकालने के लिए इसी फॉर्म को स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन सेटिस्फाइंग बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस ऑफ द वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, कि अभी जो हमने फर्स्ट आर्टिकल किया है उसमें हमने सॉल्यूशन तो निकाला है, लेकिन उस सॉल्यूशन पे कोई भी कंडीशंस यूज नहीं करी। अब हम इस आर्टिकल में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्या क्या कंडीशंस इस पे अप्लाई की? एक्स की वैल्यू 0 से a के बीच में है, y की वैल्यू 0 से b के बीच में है, UAYT, U0YT, UX0T, UXBT। मतलब क्या हुआ है कि x की वैल्यू जब a और 0 है और y की वैल्यू जब 0 और b है, u फंक्शन की वैल्यू होगी 0। और इनिशियल कंडीशंस क्या हैं कि आपका UXY0, यानी कि जब UXYT में t को 0 ले लेंगे तो वैल्यू आएगी FXY, और u बाई करली टी एट टी इज इक्वल टू 0 है GXY। तो अब टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन में देखो ये जो कंडीशंस हमने लिखी हैं कि x की वैल्यू 0 से a के बीच में है और y की वैल्यू 0 से b के बीच में है, तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेन बन जाएगा। अब जो स्टार्टिंग का सॉल्यूशन वाला पार्ट है वो आपके लास्ट आर्टिकल से एज इट इज यहाँ पर रिपीट होगा, तो उसको अब हम दोबारा से यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। देखिए ये वाला इतना पार्ट यहाँ पर एज इट इज पिछले आर्टिकल, तो जो पार्ट सेम आ रहा है u की वैल्यू निकालने तक यहाँ तक, तो वो पार्ट बिल्कुल हम अपने लास्ट आर्टिकल की तरह ही हमने किया है। अब आपकी ये कंडीशंस थी जिन्हें आपने अप्लाई करना है कि जब हम u में x को 0 या a पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है, y को 0 या b पुट करते हैं तो वैल्यू 0 आती है। अब इन बारी बारी से सभी कंडीशंस को यूज करते हुए हम अपने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने x को पुट करा 0। x को जैसे ही 0 पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड ये दोनों ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगी। फर्स्ट ब्रैकेट में x को 0 पुट करते ही cos 0 1, sin 0 0, बाहर आ गया c1, तो उसकी वैल्यू हो गई 0। हमने c1 की वैल्यू पुट कर दी और x की जगह क्या पुट कर दिया? a। जैसे ही आपने x की जगह a पुट करा तो देखो c1 तो आपका 0 यहाँ हो ही चुका है, ये बच जाएगा c2 sin ka, और वो दोनों टर्म्स रहेंगी एज इट इज। अब क्योंकि आपका C2 तो नॉन जीरो ही होगा, क्यों? क्योंकि अगर C2 जीरो हो गया तो ये जो आपका गिवन सॉल्यूशन है C1 पहले से ही जीरो था, ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो C2 जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होगा? साइन के ए। साइन थीटा अगर जीरो होता है तो थीटा एन पाई होता है, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ गई एम पाई बाई ए। C1 आपके पास क्या आ चुका है? जीरो। अब दूसरी कंडीशन यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एक बार y की जगह 0 पुट करो और एक बार y की जगह b पुट करो। तो जैसे ही आपने y की जगह 0 पुट करा, आपका ये वाला जो पार्ट है, देखो अब जैसे ही मैं y की जगह 0 पुट करती हूँ, इस वाले पार्ट को देखो, cos 0 1 और sin 0 0, तो C3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इक्वल टू 0 से C3 क्या बन जाएगा? 0। बिल्कुल सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन किया है, जब आप y को क्या पुट करेंगे? b। C3 0 बन ही चुका, ये क्या बन जाएगा? C4 sin LB। अब C4 अगर 0 हो जाए, C3 पहले से 0 है, तो पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0। इसलिए sin LY क्या होगा? 0। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी? N पाई बाई B। आपके पास L आ गया, C3 0 आ गया, K आ गया, C1 0 आ गया। मैंने सारी वैल्यू अपने गिवन सॉल्यूशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद आपने देखा, ये देखो ये तो x वाले में से टर्म बची, ये y वाली में से टर्म बची। t वाला सॉल्यूशन एज इट इज लिखा मैंने वैल्यूज रिप्लेस करके। अब मैंने क्या किया, इस पार्ट में ये वाली जो टर्म थी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी बन रही थी, इसको नया कांस्टेंट p नाम रख दिया। कुछ भी आप नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सेशन नहीं है कि आपको एज इट इज़ यही यूज़ करना है।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंस इक्वेशन 1 इज ए लीनियर एंड होमोजीनियस, जो आपकी गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन, लीनियर है। लीनियर क्यों? क्योंकि आपकी कोई भी टर्म डिग्री हायर ऑर्डर में नहीं आती है, पार्शियल डेरिवेटिव्स आपके आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, और आपकी होमोजीनियस है क्योंकि सभी पार्शियल डेरिवेटिव सेम ऑर्डर यानी कि ऑर्डर 2 के हैं। Therefore, the sum of any number of different solution of 1 is also a solution of 1. तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 क्या आ गया? कैसे आया है ये आपका सॉल्यूशन? आप ज़रा इस पार्ट को देखिए। हमने ये पार्ट कैसे बनाया कि आप अपनी पिछली पेज से अगर बुक से इक्वेशन देखेंगे तो लास्ट पेज पे आपका आए थे ये दोनों टर्म के साथ बाहर C2 C4 था और अंदर था C5 और C6। मैंने वो C2 C4 अंदर मल्टीप्लाई करके इसको नया कांस्टेंट AMN और BMN नाम रख दिया। अब अगर मुझे इस सॉल्यूशन इस टाइप के, अब क्योंकि आप 1 मिनट में पीछे वाले पेज पर, अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, जो m वेरिएबल था यहाँ उसकी वैल्यू 1 2 3 एनी नंबर हो सकता था, ऐसे ही n की वैल्यू 1 2 3 एनी नंबर है। तो मैं अगर इस C2 C4 को यहाँ अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये C2 C4 C5 और C2 C4 C6, इन्हें कोई भी एक नया कांस्टेंट हम नाम रख सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन है यहाँ m की भी हर वैल्यू यूज़ करनी है आपको 1 2 3 एंड सो ऑन, और n की भी एवरी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन यूज़ करनी है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हम इन सभी टाइप के हर सॉल्यूशन के लिए कि जो m की वैल्यू 1 2 सो ऑन और n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए जितने भी सॉल्यूशन आए हैं, हम सभी सॉल्यूशंस का क्या कर लेते हैं, समेशन। तो वो जो एक नया सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन। तो देखिए हमने वही किया है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन था, कांस्टेंट AMN और BMN इसलिए लिख दिया कि m और n की जो वैल्यू यूज होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग कांस्टेंट की नोटेशन आ जाएगी। क्योंकि m और n दोनों वेरी कर रहे हैं इसलिए दोनों पर हमने समेशन लगाया कि m और n की हर पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए जितने भी सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशंस का सम करके जो वैल्यू आएगा UXYT वो भी गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन। फिर AMN और BMN आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो गए। अभी भी हमारी 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिन्हें हमारा यूज़ करना रह गया है, उनकी हेल्प से हम AMN और अब BMN निकालेंगे, बिल्कुल 1 डायमेंशनल के केस की तरह ही। तो सबसे पहले मैंने करली U बाय करली T निकाल लिया। तो देखो समेशन एज इट इज़, फर्स्ट 2 टर्म एज इट इज़, इन दोनों टर्म्स का ब्रैकेट वाली का हमने क्या कर दिया, डेरिवेटिव। अब इनिशियल कंडीशन क्या कहती है, UXY 0 आपका है FXY, और करली U बाय करली T है GXY जब T आपका क्या होता है 0। तो FXY किसके इक्वल हो जाएगा, राइट साइड में देखो मैं क्या पुट कर दूं, इसके अकॉर्डिंग T को 0। तो जैसे ही मैं T को 0 पुट करूंगी cos 0 तो हो गया 1, sin 0 0, तो यहाँ से बचा AMN और मल्टीप्लाई में दोनों टर्म, ये वाला रिजल्ट आ गया आपका। फिर आपने ये जो करली U बाय करली T है इसमें T को 0 पुट करेंगे तो देखो ये बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, तो BMN साइन ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अब आपको निकालना है AMN कांस्टेंट और ये आपका BMN कांस्टेंट। इनको निकालने का मेथड भी आपका एक्चुअल में फोरियर सीरीज से ही डेवलप किया गया है। अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, साइन m पाई x बाय a एंड साइन n पाई y बाय b। आप जरा ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन में ये वाला पार्ट क्या है, सेम, ठीक है ना। दोनों में देखो ये है साइन m पाई x बाई a, साइन n पाई y, तो हम क्या कर रहे हैं, बोथ इक्वेशन को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्योंकि वेरिएबल 2 है तो इंटीग्रेशन भी 2 बार होगा, एक बार विद रिस्पेक्ट टू x और एक बार विद रिस्पेक्ट टू y। तो जो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे वो x फ्रॉम 0 टू a, और जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो इंटीग्रेशन y फ्रॉम 0 टू b। ओके, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेशन करना है बोथ साइड, तो जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो तो आपको क्लियर है, अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट को कह रही हूँ देखने के लिए, 0 टू a 0 टू b FXY, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ऐसे ही GXY के केस में क्या होगा, 0 टू a 0 टू b इंटीग्रेशन, 0 टू a और 0 टू b इंटीग्रेशन GXY लिखेंगे। इस टर्म को जब बोथ साइड से मल्टीप्लाई करा तो मतलब लेफ्ट साइड से भी हो गया, ठीक है। अब मेन काम क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये कैसे सोल्व होगा। अब
चाहो तो आप इस दोनों को एज ए आइडेंटिटी याद कर सकते हो, क्योंकि इनको डिटेल में स्टडी करना आप अपने फोरियर सीरीज का टॉपिक जो आगे फर्दर सेमेस्टर्स में आप स्टडी करेंगे वहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ हमें ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में जब इस समेशन को खोल देंगे और हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आपका m की वैल्यू और m की वैल्यू n और n यूज़ होंगी, तब तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल जैसे मैंने वन डायमेंशनल में बताया था। और बाकी जब भी आएंगे तो डिफरेंट वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल में a1 a11 mb1 nb1, और साथ में क्या बन जाएगा, साइन पाई x बाय a इंटू साइन पाई y बाय b। फर्स्ट टर्म ये है, ये टर्म इस दोनों से होगी मल्टीप्लाई, और फिर उसका विद रिस्पेक्ट टू 0 टू a और 0 टू b करोगे इंटीग्रेशन। तो ऐसी हर टर्म जहाँ भी ये वैल्यू इससे डिफरेंट आएगी, इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 0। और जब आपका ये AMN वाला केस आ जाएगा कि m की वैल्यू m है और n की वैल्यू n है, तब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा AMN इंटू में ये आएगा एक्चुअल में लेफ्ट साइड पर AB/4, और जो उधर जाके 4/AB हो जाएगा। तो बेटर ये है कि इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन करने से अच्छा है कि आप ये याद रख लो कि राइट साइड की वैल्यू आएगी AB/4 इंटू AMN, और इसकी वैल्यू P तो साथ में ही चल रहा था ना, P इंटू BMN इंटू AB/4। तो सॉल्व करके AMN और BMN आ गया। P को आपने ये अज्यूम ही किया था, तो ये आपका P है ही, जिसको आपने अब एज ए रिजल्ट आपने AMN की वैल्यू, BMN की वैल्यू और P की वैल्यू, और जहां आपका fxy और uxy gxy यो हो, तो आपको ये टेक्निक अब याद रखनी है। यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया है। AMN और BMN की वैल्यू को जब आप अपनी इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, तो आपका रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो मेंशन भी कर दिया कि 10 और 11th की वैल्यू को 6 में पुट करने से इक्वेशन 1 का हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 8 में आपके पास fxy ये आया था, तो ये क्या कह रहा था, ये आल्सो रिप्रेजेंट करता है डबल फोरियर साइन सीरीज। वन डायमेंशनल के केस में आई थी आपकी फोरियर साइन सीरीज, अब यहाँ पर आ गई दो टर्म है ना साइन की, डबल फोरियर साइन सीरीज। x की वैल्यू है 0 टू a, y की वैल्यू है 0 टू b। तो इनके कोफिशिएंट निकालने का ये एक जनरल फार्मूला है जिसे आपको याद रखना है। इसे हम आगे स्टैंडर्ड रूल एज ए यूज करेंगे AMN की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो अब ये अगर fxy इस फॉर्म में आए तो AMN ऐसे निकालना है, ये फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जांपल्स पे। ये आपकी टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। ये दो कंडीशंस बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी अभी आपने लास्ट आर्टिकल में यूज की थी कि जब x की वैल्यू 0 और a है तो ये 0 है, जब y की वैल्यू 0 और b है तो ये 0 है, uxy 0 fxy है। अब यहाँ चेंज क्या कर दिया इसने, सिंपल बस लास्ट आर्टिकल से कि यहाँ करली u बाय करली t व्हेन t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या है, 0। आर्टिकल में हमने इसे gxy लिया था, तो ये बिल्कुल लगभग आपका आर्टिकल जैसा ही सिमिलर प्रूव होगा। तो मैं अब डायरेक्ट आपके उसी पार्ट पर आ जाती हूँ जो पार्ट जहाँ तक लास्ट आर्टिकल से आपका बिल्कुल सिमिलर लिया गया है। तो देखो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ आपका u और ये दिया गया है, यहाँ ये देखो वेरिएबल सेपरेट करे, कॉन्स्टेंट्स को चूज किया, आपके एक्स वाई टी के सॉल्यूशंस मल्टीप्लाई किए, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस लगाते हुए आपका C1 0 आया। C1 0 आने के बाद आपने यहाँ से K की वैल्यू निकाली थी बिल्कुल लास्ट आर्टिकल जैसा, फिर आपका C3 और L आया था। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसे P अज्यूम किया था, और ये आपका UMN हो गया, मैंने अंदर वो कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आपका U आया था।
यहाँ तक का पार्ट भी आपका सेम है। फिर आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करके करली यू बाय करली टी निकाला था। यहाँ तक का पार्ट एज इट इज आपका अबव आर्टिकल से बिल्कुल सिमिलर उठाया गया है। अब हम अपनी कंडीशन यूज करते हैं कि करली यू बाय करली टी व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल है। तो अब जब लेफ्ट साइड पे तो आपका क्या बन गया, जीरो। राइट साइड पर देखो, मैं टी को जीरो पुट करती हूँ, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो क्या बनेगा, वन। तो अब आपका क्या क्या बचेगा, पी बी एम एन और दिस पार्ट। तो अब ये तो जीरो हो नहीं सकता, एक्स और वाई वेरिएबल में है, तो आपका पी बी एम एन जीरो होगा। पी भी जीरो नहीं हो सकता, मतलब आपका बी एम एन जीरो होगा। बी एम एन जीरो पुट करते ही आपका ये जो सॉल्यूशन है वो इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इसमें क्या करा मैंने, टी को तो जीरो पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो बन गया एफ एक्स वाई और राइट साइड पे आपका क्या आ गया, ए एम एन। ठीक है, वही बिल्कुल जैसे आर्टिकल में करा था, वहां तो ए एम एन और बी एम एन दोनों निकाले थे। अब यहाँ पर सिर्फ आपको एम एन निकालना है, तो देखो बिल्कुल उसी टर्म से मल्टीप्लाई करा, जीरो टू ए और जीरो टू बी में इंटीग्रेट करते हुए अपनी वही आइडेंटिटी यूज करी हमने। ए एम एन आ गया, ए एम एन की वैल्यू हम अपनी पुट कर देंगे, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद टेंथ वो थी जिसमें हमारी किसकी वैल्यू आई थी, इक्वेशन नंबर 10th में हमारा आया था बी एम एन जीरो। पुट करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। और आप चाहें तो ए एम एन के इस फॉर्मूले को एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी इस टेक्निक को अच्छे से समझ लीजिए कि राइट साइड पर जो दो साइन वाली टर्म थी ना, उन्हीं से आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करा और राइट साइड पे आपका ए बी बाय 4 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बस माइनर सा ही चेंज है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। क्या किया गया, वेव इक्वेशन टू डायमेंशनल सेम है, u जीरो वाई टी, यू वन वाई टी, यू एक्स जीरो टू टी, यू एक्स वन टी। अब क्या चेंज आ गया यहाँ पर, जो आपकी a और b की वैल्यूज थी लास्ट आर्टिकल में, कि आपकी a की वैल्यू भी वन है और आपकी b की वैल्यू भी वन है। ठीक है, और जो आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई था लास्ट आर्टिकल में, उसकी वैल्यू अब क्या रिप्लेस कर दी ये। तो अभी तो जैसे हमने अबव आर्टिकल में ए एम एन निकाला था, देखो ये मैं भी दिखा देती हूँ, ए एम एन निकाला था, एफ एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसको एज इट इज ऐसे ही छोड़ दिया था। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे दी, तो हम इसको यहाँ पे पुट करके लास्ट में दोबारा से इंटीग्रेट भी करके दिखाएंगे, और ये आपका सेम। और यहाँ पे देखो दिखा रखा है, फाइंड द डिफ्लेक्शन यू एक्स वाई टी ऑफ ए स्क्वायर मेम्ब्रेन ऑफ ईच साइड यूनिटी। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ए और बी की क्या होगी, वन, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये आपकी देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल डिफ्लेक्शन u, इनिशियल मतलब डिफ्लेक्शन जब टाइम क्या है t इज इक्वल टू जीरो, उसकी वैल्यू है ये। तो बिल्कुल सिमिलर, देखो ये हमारी इक्वेशन ली, ये फिगर में इसने शो करके दिखा दिया, ये आपका स्क्वायर बना दिया, ये आपको देखो बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग का पोर्शन भी बिल्कुल सॉल्यूशन सेम वैसे ही निकाला। अब ये कंडीशंस हम यूज करनी है, इसमें गिवन दे रखी हैं। सबसे पहले x को जीरो पुट करा, x को जीरो पुट करते ही आपका c1 बिल्कुल लास्ट आर्टिकल की तरह ही चल रहे हैं, जीरो आ गया, रिप्लेस कर दी वैल्यू। फिर x को जब वहां पर a पुट कर रहे थे, बस यहाँ चेंज कितना आ गया, हमने x को क्या पुट कर दिया, वन। x को वन पुट करते ये साइन k बन गया, c2 जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा, साइन k जीरो, k की वैल्यू क्या आ गई, m पाई। फिर आपने ऐसे ही अपनी कौन सी दो कंडीशन यूज करनी है, कि y की वैल्यू जीरो लेने से आपका c3 जीरो आ जाएगा, और y की वैल्यू वन लेने से आपका l किसके इक्वल आ जाएगा, n पाई। सारी वैल्यू रिप्लेस करके एम एन की फॉर्म में ही आपका ये सॉल्यूशन बन गया, और p है आपका वैसे ही, और इन सब का समेशन ले लिया, वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करें, t को अगर जीरो पुट कर दे, क्योंकि इनिशियल रिफ्लेक्शन है आपका कितना, a साइन पाई एक्स साइन टू पाई वाई, राइट साइड भी t को जीरो पुट कर दिया। तो अब क्या कह रहा है, कंपेयर, यहाँ डायरेक्ट ही हम बोथ साइड कंपेयर कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, मेरी साइन की ये दोनों टर्म यहाँ कब आ सकती हैं, देखो ध्यान से, साइन पाई एक्स कब आएगा, जब m की वैल्यू क्या हो, वन। यानी कि लेफ्ट साइड वाला केस कब आता है, जब m की वैल्यू तो हो वन, और इसको कंपेयर करो, n की वैल्यू क्या हो, टू। ठीक है, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जब m वन और n टू है तब इक्वल बनेगी, यानी कि ए एम एन जीरो हो जाएगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, m की वैल्यू वन और n को टू छोड़ के, बाकी सभी के लिए तो क्या हो गया, जीरो।
अब ज़रा ध्यान से देखो, m को 1 और n को 2 पुट कर दूं तो ये फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, a1 2 बन गई। और ये दोनों टर्म किसके सेम आएंगी, इसके साथ सेम, तो यानी कि a1 2 और a क्या आ गए, इक्वल। क्लियर ना, कि जैसे ही मैं m को 1 और 2 पुट करूं तो ये वाला पार्ट इस वाले साइन वाले पार्ट से क्या हो जाता है, सेम। तो जब कोफिशिएंट बोथ साइड के कंपेयर करते हैं लाइक टर्म्स में, तो इसके अलावा, इस टर्म के अलावा इस समेशन में जितनी भी टर्म्स आएंगी वे टर्म लेफ्ट साइड नहीं है, मतलब उनके कोफिशिएंट क्या है, 0। और इस a12 का कोफिशिएंट यानी कि किसके इक्वल है, a के। a की वैल्यू आ गई आपके पास। आल्सो p की वैल्यू कितनी है आपके पास, पाई सी अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमने इसको सिंप्लीफाई किसके लिए, m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए हमने p की वैल्यू निकाल ली। तो जैसे ही मैं n को पुट करा तो वैल्यू आ गई ये। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, करली u बाय करली t निकालते हैं, उसमें t को क्या पुट कर देते हैं, 0। तो आपका बिल्कुल आर्टिकल की तरह, यहाँ इसने डायरेक्ट शॉर्टकट से ये पार्ट सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपने एग्जाम में ये शॉर्टकट नहीं यूज करनी है और ये पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका सॉल्यूशन था इसमें ये BMN वाला पार्ट तो हर बार 0 आ गया, ठीक है। लेकिन ये जो AMN वाला पार्ट है इसका सिर्फ m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट करने पे a12 तो क्या आएगा, नॉन जीरो, और बाकी सारे क्या बन जाएंगे, 0। तो अब जरा ध्यान से देखिए आपका क्या बचेगा, मतलब राइट साइड पर सिर्फ m को क्या पुट करना है आपने, 1, और n को क्या पुट करना है आपने, 2। क्यों, क्योंकि इसके अलावा आप अगर कुछ भी पुट करते हैं तो आपके ये कोफिशिएंट क्या हो जाता है, 0। जब मल्टीप्लाई वाली टर्म 0 है तो पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा 0। तो अब जरा देखिए पहली टर्म क्या बन गई, m को मैंने 1 पुट करना है, साइन है पाई x, ठीक है। फिर n को क्या पुट करना है, 2, तो ये साइन 2 पाई y। यहाँ क्या बन गया, a12, ये मैंने a12 लिख दिया, cos pt। अब मैं कौन सी वैल्यू के लिए बात कर रही हूँ, m जब 1 है और n क्या है, 2, तो पहले तो लिखा cos pt, और यहाँ p की वैल्यू कितनी निकाली हुई है उसके लिए, पाई सी अंडर रूट 5, और a12 की वैल्यू क्या निकाली हुई है, ये। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है केस ऑफ 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो आपकी गिवन कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। थैंक यू।